जादुई जहाज का गांव। बूढ़ी सीता सवेरे सवेरे अपने जहाज गांव के आंगन में धान पसार रही होती है। तभी पड़ोसन बिंदिया कहती है, क्या बात है सीता काकी, आज तो बड़े सवेरे सवेरे इतना सारा धान धोकर पसार दिया। तभी राकेश कंधे पर कुदाल लिए बाहर निकलते हुए कहता है, अरे बिंदिया, तुमको पता नहीं है क्या, सीता काकी बड़ी फुर्तीली हैं, अभी से फंगुए की तैयारी में जुट गई हैं। हाँ, क्यों काकी, मुझे भी मालपुआ पूरी खिलाओगी? अरे काहे नहीं खिलाऊंगी बिटवा, राम जी की दया से अब तो हमारे गरीब गांव के भाग्य बदल गए हैं। अब के बरस तो मैं पूरे गांव को बायना बांटूंगी। हाँ। राकेश कुदाल लिए खेत की डगर चल देता है। गांव की महिलाएं घरेलू काम धंधे में लग जाती हैं। किसान खेतों में फसलों की कटाई में जुटे थे। अरे गजोदर काका, मुखिया जी, इस बार तो हम किसानों की मेहनत सफल हो गई। कितनी ऊंची पैदावार हुई है। सच में प्रकाश, इस जहाज गांव की धरती तो सोना उगल रही है। इस बार तो हम लोग साल भर भी बिना खेती बाड़ी किए घर में बैठकर खाएंगे तो भी अनाज खत्म नहीं होगा। सारे किसान खुशी खुशी कटनी करने लगते हैं। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और गांव के निवासियों को आसमान में एक हवाई जहाज आते दिखता है, जिससे सब चिंतित हो जाते हैं। हे भगवान, लगता है बाहर वालों को हमारे जादुई जहाज गांव की भनक लग गई है। हमारे गांव का भविष्य खतरे में है मुखिया जी, अब क्या होगा? आखिरकार जीते जागते इंसानों के जादुई जहाज गांव में बसे इस खुशहाल आबाद गांव के पीछे का पूरा रहस्य क्या है? क्यों गांव के निवासी धरती छोड़कर इस जहाज के अंदर बस गए हैं? कैसी रही होगी इस गांव की दुर्दशा? तो चलिए देखते हैं कहानी के पिछले भाग में। जहां पंचकुला गांव के गरीब किसानों का समुदाय कड़ी धूप में बैलों के जोड़े से बंजर जमीन जोत रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ अरे क्यों रे राकेश, यहाँ नंगे पांव अंगार भरी जमीन जोतना हम किसानों को भारी पड़ रहा है और तू गीत गा रहा है। अरे काका, आज से सावन भादों का दिन चढ़ गया है और आप तो जानते हैं हम गरीब किसानों के लिए बारिश के मौसम का महत्व कितना होता है। जब तक जमीन न भीगे बीज नहीं बो सकते हैं। अरे हमारे मगर पंचकुला गांव की धरती में साल भर में ज्यादातर तो बारिश ही होती है। फसलें खराब होती हैं सो अलग, माल जाल भी भीगते हैं और मड़ई भी उजड़ जाती है। हमारा तो सारा जीवन मिट्टी और फूस के मकान में ही कट गया। पता नहीं कब सरकार की नजर हमारे गांव पर पड़ेगी। जुताई करके सारे किसान खेतों में बैठकर बारिश का इंतजार करते हैं, मगर महीनों तक बरसात नहीं होती, जिससे सब चिंता में आ जाते हैं और इसीलिए पंचायत की बैठक होती है। जयराम जी की मुखिया जी। हाँ राकेश, क्यों, क्या मसला है? मुखिया जी, आप तो देख ही रहे हैं, अब के बरस गांव की धरती पर बरसात की एक बूंद नहीं पड़ी, तो हम सोच रहे थे गंगा नदी के बांध को खोल दें ताकि खेती बाड़ी के लिए पानी मिल जाएगा। मगर राकेश, तुमको पता है जहां वो बांध है वहां बरसों से वो विशाल हवाई जहाज है, जिसके चलते नदी का संतुलन स्थिर बना है। मगर मुखिया जी, ये हवाई जहाज का खतरा तो हो गया है। एक जमाना था जब वो काम लायक था, अब नहीं रहा। अगर मौसम रहते खेती नहीं हुई तो हमारा पूरा गांव दाने दाने को तरसेगा, तो सोच लीजिएगा। राकेश की बातों में पूरा गांव सहमति जताता है। सब मिलकर खटारा जहाज को नदी के पास से किनारे लगा देते हैं। एक वक्त में जहां तमाम किसान कड़ी धूप में छांव पाने के लिए अक्सर उस जहाज में विश्राम करते थे, आज सबके दिलों में कुड़कुड़ाहट पैदा हो जाती है। चलो जल्दी से बांध खोलो। राकेश, अभी रुक जाओ, बांध मत खोलो। आसमान का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि आज घनघोर बारिश होगी। कहीं ऐसा ना हो कि बांध खोलने के बाद एकदम से इंद्र देवता बरस पड़े तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी। अरे काकी, तुमको बड़ा मौसम की खबर है, जैसे कि मौसम विभाग में काम करती हो। अरे कोई बरसात नहीं आने वाली है और प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। राकेश बांध खोल देता है, जिससे खेतों तक पानी पहुंच जाता है। मगर रातों रात जोरदार बारिश से पूरे गांव में सैलाब आ जाता है। सबके घर तिनकों की जैसे नष्ट हो जाते हैं। पूरे गांव में पानी भर जाता है। माँ, पिताजी, मुझको बचाओ। मैं डूब रही हूँ। अजी कुछ करो, इमली मेरी बिटिया, मैं आ रही हूँ। राजू, चिंकी बेटा, इस लकड़ी के तख्त पर बैठ जाओ और किसी तरह उस जहाज के पास पहुंच जाना। सरला, तुम भी जाओ, बहाव बहुत तेज है। नहीं जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो सरला, जाओ।
पूरा गांव अपनी अपनी जान बचाकर उसी जहाज के अंदर भर जाते हैं जहां दुख, कष्ट, खून, पसीना और रोना था। कहा था मैंने राकेश रुक जा, देख लिया प्रकृति का कहर, पूरा गांव तबाह हो गया। अब इस कटारे जहाज में कैसे जीवन काटेंगे हम इस कड़ाके की ठंड में। ये जहाज हमारे पूरे गांव की संख्या का भार ज्यादा देर नहीं सह पाएगा, ये भी टूट जाएगा। ये सुनकर भुवन, जो कि पेशे से बढ़ई था, वो कहता है, काकी चिंता मत करो, सवेरा होते ही मैं इस जहाज को ठीक कर दूंगा। आज की रात काटनी है बस। सवेरा होता आसमान से बादल छट जाते हैं और सारे किसान जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। अरे ये देवदार का पेड़ है, इसकी लकड़ी सबसे मजबूत होती है, इसी को काटो। जैसे ही सब मिलकर पेड़ पर प्रहार करते हैं तभी तने से खून आने लगता है। ठहरो, मुझे मत काटो, क्या तुम नहीं जानते कि पेड़ों में प्राण होता है? अरे क्षमा कीजिए वृक्षदेव, किंतु हमारा गांव बेघर हो गया है, इसलिए हमें लकड़ी की जरूरत है। भला हो अगर तुम सब उस सूखे निर्जीव पेड़ को काट लो तो। सब लोग सूखे पेड़ को काटकर जहाज में लाते हैं और मरम्मत करते हैं। अब जहाज रहने के लिए तैयार है। अरे आसरा तो मिल गया, मगर बिना जमीन के भरण पोषण कैसे होगा? इस जहाज के अंदर जमीन, आसमान, हवा, बयार, पेड़ पौधे, प्रकृति, ये थोड़ी ना होगी भुवन। तभी एक सुनहरी रोशनी जहाज पर पड़ती है और देखते देखते खटारा जहाज हीरे की तरह चमचमाने लगता है। पूरा गांव एक साथ जहाज के अंदर आते हैं, जहां सुंदर सुंदर घर बने थे। हरे भरे पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थीं। खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, पीने के लिए जल और जीवन था, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो चमत्कार है, इस जहाज के अंदर तो आबाद जादुई गांव बसा हुआ है। देखो सब लोग। और इस जादुई जहाज के गांव में हमारे खेलने के लिए कितना बड़ा मैदान भी है। और तो और हम किसानों के लिए जमीन भी है। ईश्वर का धन्यवाद करो, उसने दुख पड़ने पर भी हम गरीब गांव वालों की सुध ली है। सब कोई इस चमत्कार के लिए ईश्वर का आभार जताते हैं और जादुई जहाज गांव में फिर से जीवन की शुरुआत करते हैं। जादुई जहाज गांव की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खेत महीने भर में फसलों से लहलहा उठती है। खुला वातावरण में सबके परिवार खुशहाल थे, मगर एक दिन एक हेलीकॉप्टर उस गांव में प्रवेश करता है। कितने अच्छे भले खुशहाल रह रहे थे हम गरीब गांव वाले, कहीं ये लोग हमसे हमारे जादुई जहाज गांव छीन न ले। आसमान से जैसे ही हेलीकॉप्टर जादुई जहाज गांव में उतरता है, उसमें से एक राजनीतिक व्यक्ति उतरते हैं। घबराइए मत, मैं सरकार की तरफ से आपके जादुई जहाज गांव में आया हूं, आपकी मदद के लिए। अरे जब हमें मदद की आवश्यकता थी तब क्या आपकी सरकार सो रही थी? चले जाइए हमारे गांव से, हम अपने हाल में खुश हैं। ऐसा बोलते हुए मुखिया जी के शब्दों में बरसों संघर्ष और गरीबी झेलने की नाराजगी छाई थी। सबकी आंखों में पीड़ा के आंसू थे। मैं आप सब की तकलीफ समझता हूँ, पर अब सरकार इस गांव की प्रगति के लिए कार्य करेगी, और अगर आप अपने जादुई जहाज गांव का द्वार आने वालों के लिए खोलते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। सैलानी यहाँ घूमने आएंगे तो आपको मुनाफा होगा और गांव विकास करेगा। पूरा गांव उस व्यक्ति की बात पर सलाह मशवरा करते हैं और अंत में जादुई जहाज गांव के निवासी बाहर वालों को आने देते हैं। जादुई गांव की खूबी ये थी कि वहां कभी भूकंप, सूखे जैसी परिस्थिति नहीं आती थी। वहां थी तो सिर्फ और सिर्फ खुशहाली ही। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी निधि। आज हम सीखेंगे पार्टी वेयर मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लगाएंगे कंसीलर, फिर कम्पैक्ट और ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ टोटल मेकअप प्रोडक्ट नायका ब्रांड के यूज कर रही हूँ। निधि मेकअप करती हुई ब्लॉग बना रही होती है, तभी उसकी बहन कुमकुम हाथों में झाड़ू पोछा लेकर कमरे में आती है, जिससे वो भड़क जाती है। कुमकुम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए मत आया करो। मैं ब्लॉग बना रही थी, सारी मेहनत पर मिट्टी डाल दिया, जाहिल गवार कहीं की। निधि, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम ब्लॉग बना रही थी। मैं बाद में आ जाती हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, लगाओ झाड़ू पोछा। वैसे भी तुम पर ये नौकरानी वाले काम बहुत सूट करते हैं। तुम बहन जी को तो कोई रमेश टाइप का लड़का ही मिलेगा। मैं तो खूबसूरत हूँ, कोई अमीर ज्यादा लड़का चुनकर शादी करूंगी, जो शादी के बाद मेरे नखरे उठाएगा। कहने को तो निधि और कुमकुम सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान जितना अंतर था। निधि घमंडी मिजाज वाली थी, उसे मॉडर्न बन के रहना और मेकअप करना बहुत पसंद है, जबकि कुमकुम सादगी पसंद लड़की थी।
अजी आ गए आप, क्या हुआ, बात बनी कि नहीं? यशोदा, भगवान की दया से बात तो बन गई। दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही खानदान के 2 भाइयों से लगा है, मगर एक दुविधा है। दोनों परिवार ऊपर नीचे रहते हैं। ऊपर तो अच्छा खासा नया मकान बनवाया है, मगर नीचे वाला तो कच्चे मकान में गरीब भाई का परिवार रहता है पुश्तों से। तो आयुष के साथ हमारी कुमकुम की जोड़ी अच्छी रहेगी। ये सुनते ही निधि भड़कते हुए कहती है, वाह पिताजी, मेरी गरीब बहन के लिए अमीर और मेरे लिए इस गरीब लल्लू को चुना है। मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे आयुष पसंद है। पर निधि, आयुष को हमने तेरी बड़ी बहन के लिए चुना है। कोई बात नहीं माँ, अगर निधि को आयुष पसंद है तो आप उसकी शादी आयुष से कर दो। निधि की खुशी में ही मेरी खुशी है। ओवर एक्टिंग की दुकान कहीं की, जब देखो दिखावा करती है। निधि के लिए कुमकुम अपना रिश्ता बलिदान कर देती है। देखते देखते शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। निधि, कुमकुम, ये लो बेटी, तुम दोनों के लिए 10,000 रुपए। इनमें अपने लिए श्रृंगार का सामान खरीद लेना। हिसाब किताब से पैसे खर्च करना, खास करके तुम निधि, बेवजह पैसे मत उड़ाना, क्योंकि अभी शादी वाला घर है तो बहुत से खर्चे होंगे। क्या माँ, शादी की शॉपिंग के लिए केवल 10,000 रुपए? बस इसमें तो मेरे मेकअप का सामान भी नहीं आएगा। मैंने ब्यूटी पार्लर में अपना HD ब्राइडल मेकअप करवाने की बुकिंग भी की है, जो कि 25,000 अलग से लगने वाले हैं। क्या कहा, 25,000? अरे क्या जरूरत थी इतने महंगे पार्लर में बुकिंग करवाने की, थोड़े सस्ते पार्लर में सज जाती। हाँ निधि, तुम्हारी शादी का 16 श्रृंगार मैं कर देती। वैसे भी मेकअप किट में बहुत मिलावट होती है। जस्ट शट अप, तुम जैसी जाहिल गवार को क्या पता मेकअप किसे कहते हैं। माँ, मैं अपना ब्राइडल मेकअप उस ब्यूटी पार्लर से ही करवाऊंगी। जिंदगी में शादी एक बार होती है। ऐसा बोलकर निधि पर्स उठाकर शॉपिंग करने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ यशोदा शादी के खर्चों की सोचकर चिंता में घुली जा रही थी। पता नहीं ये लड़की का खर्चीलापन कब जाएगा। 25,000 रुपए इसी के श्रृंगार में लग जाएंगे तो तेरा शादी का श्रृंगार कैसे होगा बिटिया? माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद से सज लूंगी। और फिलहाल ये 10,000 रुपए तुम रखो, काम आएंगे। निधि की तरह कुमकुम के दिल में भी अपनी शादी में ब्यूटी पार्लर से सजने संवरने का अरमान था, लेकिन वो हालात के साथ समझौता कर लेती है। शादी वाला दिन आ जाता है। निधि स्टैंडर्ड हाई फाई ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाती है, जबकि कुमकुम अपने हाथों से 16 श्रृंगार करती है। कुमकुम बेटी, तू तैयार हो गई? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। कुमकुम को दुल्हन के रूप में सजा देखकर यशोदा का दिल भर आता है। बिल्कुल जूही की कली लग रही है। इस 16 श्रृंगार में तेरा रूप कितना खिलकर आया है, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। माँ, भला बेटी को माँ की भी कभी नजर लगती है क्या? देख, बारात दरवाजे पर आ गई और अभी तक तेरी बहन का सजना खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ रह गई। देखो, मेरा 16 श्रृंगार ऐसे करना कि मेरे मेकअप के आगे मेरी बहन फीकी पड़ जाए। श्योर निधि, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग HD मेकअप किया है, सो डोंट वरी। निधि सज धज कर गुरूर से शादी के मंडप में आती है। दोनों बहनों की दोनों भाइयों देव आयुष से शादी होती है और दोनों ससुराल आ जाती हैं, जहां गरीब कौशल्या कच्चे मकान में कुमकुम का गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा तुम्हारे गरीब ससुराल में स्वागत है। कुमकुम गृह प्रवेश करके सास के पैर छूती है। वहीं ऊपर वाली मंजिल पर घमंडी शारदा अपनी बहू निधि की नजर उतारती है। वारे जावा, देखो तो चांद का टुकड़ा है मेरी निधि बहू। 16 श्रृंगार रचाकर कितनी खूबसूरत लग रही है। आज तो मेरे घर में चांद उतर आया है। अपनी 16 श्रृंगार की तारीफ सुनकर निधि फूली नहीं समाती। सासू माँ, ये तो आपका बड़ापन है, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं। अरे बहू, हीरे की परख तो जहरी को ही होती है। ये लो, ये रानी हार मेरे हीरे जैसी बहू के लिए। थैंक यू सासू माँ। डायमंड सेट देखकर निधि के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसी प्रकार ऊपर नीचे दोनों बहनों की सुहागरात होती है, जहां देव कुमकुम का घूंघट उठाकर कहता है, यकीन नहीं होता कि मुझ गरीब की तकदीर इतनी अच्छी है। तुमने जो मेरे नाम का 16 श्रृंगार रचाया है, उसके आगे आसमान में होगा चांद भी जल रहा है। ये छोटा सा भेंट तुम्हारे लिए। जी धन्यवाद। ऐसा बोलते हुए कुमकुम शर्म से नजर झुका लेती है। वहीं दूसरी तरफ निधि को देखकर आयुष कहता है, क्या हुआ आयुष, तुम दूर क्यों जा रहे हो? निधि, तुम प्लीज अपना मेकअप उतार के आओ। एकदम भूत जैसा चेहरा बना रखा है तुमने। कुमकुम भाभी जैसा हल्का श्रृंगार क्यों नहीं किया था तुमने? कितनी सुंदर लग रही थी वो। कुमकुम का नाम सुनते ही निधि खफा होकर सो जाती है। अगले दिन शारदा मुंह दिखाई का महंगा सा जोड़ा लेकर निधि के कमरे में दाखिल होती है। निधि बहू, आज मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही है तेरी।
अभी थोड़ी देर में पार्लर वाली आ जाएगी तो अच्छे से 16 श्रृंगार करवा लेना और मेकअप हल्का रखना, अपने ब्राइडल मेकअप की तरह गाढ़ा मत करवाना। जी सासू माँ। ठीक है, मैं नीचे न्योता देकर आती हूँ। शारदा सीढ़ियों से नीचे उतर के आती है जहाँ कुमकुम धुएं में चूल्हे पर चाय बना रही थी, इसलिए वो कौशल्या की गरीबी का मजाक उड़ाती है। अरे ये क्या कौशल्या, अभी तुम्हारी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और चूल्हे चौके में उलझा दिया। खैर, मेरी बहू की मुंह दिखाई है, आ जाना दोनों सास बहू और जरा 16 श्रृंगार करके आना। मैंने तो अपनी बहू के लिए घर पर ही पार्लर वाली बुलवाई है। वैसे तो मैंने भी बहू की मुंह दिखाई रखी है, मगर पहले हम आपके यहाँ आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए कौशल्या का मन भारी हो जाता है। वो छलकते हुए आंसुओं से कहती है, कुमकुम बहू, मुझे क्षमा कर देना। वैसे तो रिवाज है शादी के बाद सास नई बहू को श्रृंगारदानी देती है, मगर तुम्हारी एक गरीब सास असमर्थ है, इसीलिए ये पुरानी श्रृंगारदानी दे रही हूँ। मेरी लाश तुम्हारे हाथों में है। माँ जी, एक औरत का असली श्रृंगार तो पति के नाम का चुटकी भर सिंदूर होता है, मगर मैं 16 श्रृंगार करूंगी। कुमकुम अपने हाथों से घी से काजल बनाती है, फूलों की रस से लिपस्टिक, कुमकुम की बिंदी बनाती है और 16 श्रृंगार कर लेती है। माँ जी चलिए, मैं तैयार हो गई। कुमकुम बहू, अभी एक श्रृंगार छूट रहा है, महावर मैं लगा देती हूँ। कौशल्या कुमकुम को महावर लगाती है। दोनों मुंह दिखाई में जाती हैं जहाँ पड़ोसन ने निधि के मेकअप की खिल्ली उड़ा रही थी। अरे बहन, तुम्हारी बहू ने कितना गाढ़ा श्रृंगार रचाया है, ऐसा लग रहा है चेहरे पर चूना पोत लिया है। सुषमा बहन, आजकल की मॉडर्न बहू ये क्या जाने 16 श्रृंगार की मान्यता। देखो जरा, इसके तो पैर भी सोने हैं। इतना कहने के बाद निधि भड़क जाती है। आंटी जी, अगर आप लोगों की टिप्पणी खत्म हो गई हो तो आप चुप हो जाइए, मुझे ऐसा ही मेकअप पसंद है। दैया रे दैया, देखो जरा शारदा की बहू कितनी घमंडी है। चलो बहनों, चलते हैं यहाँ से। सभी पड़ोसने नीचे आती हैं जहाँ कुमकुम की मुंह दिखाई होती है। पड़ोसने उसके 16 श्रृंगार की प्रशंसा करती हैं। कौशल्या बहन, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। देखो कितना नूर है इसके सूरत पर। ये लो बहू तुम्हारे लिए। जी धन्यवाद आंटी जी। इसी तरह मुंह दिखाई खत्म होती है। समय गुजरता है। कुमकुम कुशल बहू की तरह गृहस्थी संभालती है। वहीं निधि दिन रात किटी पार्टी मेकअप में पैसे उड़ाती रहती है। एक दिन शारदा उसे टोकती है। निधि बहू, तुम्हारा पूरा कमरा मेकअप से भरा हुआ है। आज तुम और मेकअप खरीद ले आई, इतना खर्चीलापन ठीक नहीं है। सासू माँ, मैं मेरे पति के पैसे उड़ाती हूँ, सो प्लीज टिपिकल सास की तरह रोक टोक मत किया कीजिए। बहू रानी, तुम जिसके पैसे उड़ा रही हो मेरा भी बेटा है। मैंने तुम्हें पलकों पर बिठाया, इसलिए तुम सास का आदर मान भूल गई हो। दोनों में बहसबाजी छिड़ जाती है। तभी कौशल्या कुमकुम ऊपर आती हैं। क्या बात है माँ जी? निधि, सब ठीक तो है? कौशल्या, मुझे क्षमा कर दो। मुझको बड़ा घमंड था खूबसूरत बहू लाने का, इसीलिए मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मगर तुम्हारा घर गरीब होकर भी स्वर्ग से सुंदर है, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी है। शारदा की आंख से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जिससे निधि शर्मिंदा हो जाती है। निधि, अगर तुम बहू होने का कर्तव्य नहीं निभा रही हो तो तुम्हारा सजना संवरना सब व्यर्थ है बहन। अंत में निधि अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। उसके दिल से कुमकुम के लिए भी भरी खटास खत्म हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।